बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और खुसूसी प्रोग्राम क्यों, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की जो सरहदों की हिफाजत है उसकी बुनियाद पर ही उस मुल्क के बासी अमन व अमान से सुकून की चैन की नींद सो सकते हैं। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, फिर 7 सितंबर और फिर 8 सितंबर पाकिस्तान की बहरिया के यौम बहरिया के तौर पे मनाया जाता है। जाहिर है पाकिस्तान की जिस तरह हम सरहदों की हिफाजत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के पानियों की भी बात आती है। और ये कितना बड़ा रकबा है पाकिस्तान का, आप कम बेश समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, तो अगर हम सिर्फ रकबे के एतबार से बात करें कि पाकिस्तान का कितना फीसद हिस्सा पानियों ने कवर किया हुआ है, तो इसको आसान अल्फाज में कह लीजिए कि बलूचिस्तान के बाद उस एतबार से सबसे बड़ा सूबा है। यानी पाकिस्तान के किसी भी और सूबे से बलूचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा बड़ा, ये इतनी ज्यादा बड़ी टेरिटरी है। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर इसलिए आए और हम कहाँ आए ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि जरा पाकिस्तान नेवी से मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात आपसे शेयर भी कर सकें, खुद जान भी सकें, और जरा पाकिस्तान नेवी के ही कुछ मुतल्लिका अफराद से बात करके कुछ मासूमाना सवालात कर सकें जिसकी बुनियाद पर हमें भी कुछ जरा बुनियादी मालूमात मिले। पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस होते क्या हैं, पाकिस्तान नेवी का बुनियादी किरदार क्या होता है, ये 8 सितंबर का दिन यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है, इसकी क्या तारीख है। हम जब भी बात करते हैं किसी भी हवाले से तो हम आखिर में कहते हैं कि हर बात अहम है लेकिन मईशत सबसे ज़्यादा अहम है, चूँकि आम आदमी को तो इसी से लेना देना है ना कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं और वो सारा कुछ क्या मामला है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत में ज़ाहिर तिजारत का कलीदी किरदार और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कलीदी किरदार होता है उसमें कमोबेश 90% पाकिस्तान के पानियों से ही होकर गुजरता है। तो इस एतबार से इसका पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान के टूरिज्म में बहुत अहम किरदार है। तो बहरहाल इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात हैं। अभी हाल ही में यानी कि कुछ रोज़ पहले ही यानी कि 6 सितंबर को इसी मकाम पर एक आला सतही तकरीब हुई जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी थे, पाकिस्तान के नेवल चीफ भी थे। और वो तकरीब इस एतबार से थी कि पाकिस्तान नेवी ने 2 नए जहाज अपनी फ्लीट में शामिल किए थे, PNS बाबर और PNS हुनैन। जिसमें से एक पर मैं मौजूद हूँ, PNS बाबर। ये ना सिर्फ अपनी नौयत का एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम इसलिए भी है कि PNS बाबर से ना सिर्फ ये एक पहला बाकायदा टॉक शो है बल्कि पाकिस्तान नेवी के किसी भी बाकायदा जो एक जंगी जहाज़ है उससे ये पहला बाकायदा एक टॉक शो है जो कि आप देख रहे हैं। और ये जहाज़ तो बिल्कुल अभी ही, जिस तरह मैंने कहा, कह लीजिए कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नेवी के फ्लीट पर शामिल हुआ है। 6 सितंबर को ही इसकी ये तकरीब हुई है। मैं इसके इस वक्त फ्लाइट डेक पर मौजूद हूँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और अंदर से इस जहाज़ में क्या क्या है वो भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। आज का प्रोग्राम कुछ इन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा कि जहाँ पर हम आपको पहले क्विकली ज़रा ये PNS बाबर विज़िट कराएंगे कि ये जहाज़ अंदर से कैसा है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फिर ज़रा हम पाकिस्तान नेवी के जो साबिक आला तरीन ओहदेदारान में से एक हैं उनके साथ बैठेंगे और नेवी से मुतालिक कुछ बुनियादी सवालात करेंगे। और फिर थोड़ा सा कुछ आसान अल्फाज में तारीख के झरोकों में जाके कि 1965 की जंग में नेवी का क्या किरदार रहा, यौम बहरिया की क्या मुनासबत है, ज़रा इस हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आज के खुसूसी प्रोग्राम में। ये जहाज़ का हेलीकॉप्टर हैंगर है। आपको बताइए क्या फ़र्क है, यानी वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और यहाँ पर इस जहाज़ के अंदर हेलीकॉप्टर इम्बार्क्ड ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि हेलीकॉप्टर जहाज़ के साथ इंटीग्रल हिस्सा होता है। जब हेलीकॉप्टर जहाज जब भी मूव करेगा ये शिप तो हेलीकॉप्टर होना ही है, इसका जहाज़ का इंटीग्रल पार्ट है। हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करना होता है तो फ्लाई डेक पर आता है, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट जहाज पे लगे हुए हैं। ये हमारा यहाँ पर आफ्ट डैमेज कंट्रोल रिपेयर लॉकर है। यहाँ पर इन केस जहाज पे कोई डैमेज होता है तो यहाँ पर टीम्स आती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ
किस्म की कैपेबिलिटी सेंस हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जिसके तहत हम जहाज़ के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का गियर हमारे पास अवेलेबल है जो पड़ा हुआ है, जो कि लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद डैमेज कंट्रोल या फायर फाइटिंग करते हैं जाके। ये अब जिस एरिया में आए, ये हमारा एक सिक बे है हमारे पास, जो एक छोटा सा मेडिकल की जगह है जहाँ पर इन केस ऑफ सिक बे कहते हैं। हमारा जहाज़ का जो सिक बे है वो बड़ा वेल इक्विप्ड है। इस पे जहाज़ पे जिस किस्म की इमरजेंसी आ सकती है उसको हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट मौजूद है हमारे पास। मेडिकल एक्सपर्ट कोई होता है? बिल्कुल, जहाज़ पे एक डॉक्टर भी होता है हमारे पास, बिल्कुल, और इसके अलावा मेडिकल का स्टाफ भी होता है हमारे पास। The facilities of regarding medicines over here. Okay. We have two-bedded detention. Like over here, we detain our patients. Correct. And this one is our minor operation theatre. And we do minor surgeries over here, like cutting suturing the lacerated wounds. Besides that, we remove our gunshots. सर, आम तौर पे जहाज में ज्यादा आपको किस तरीके की हेल्थ इमरजेंसी का सामना होता है मोस्टली? जिस तरह की हमारा जो शिप है वो हमारा शिप है, एक वॉर शिप है। सही और उसका जो पीस टाइम में रोल है वो है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस। सही है। तो जब भी कोई भी ड्राउनिंग का केस आता है, लेट्स सपोज कोई मैन ओवर बोर्ड का केस आता है, कोई फिशरमैन बोट अगर वो ड्राउन हो जाती है, तो हमने क्या मेडिकल बोर्डिंग उसको मेडिकल बोर्डिंग के थ्रू रिकवर करना है और उसको हम यहाँ पे आके लेके आ जाते हैं। इसके अंदर मिनी हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज हैं। लाइक अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमारी ECG मशीन है, हमारे पास ये कार्डिक मॉनिटर है, पीछे हमारे पास इवन के ये पाकिस्तान नेवी का जो फर्स्ट शिप है PNS बाबर मिलजन क्लास, उसके पास एक पोर्टेबल वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी है कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई किसी भी पेशेंट को या कोई हमें मिलता है कि जिसको हमने वेंटिलेटर की प्रोविजन वो भी हो सकता है, तो बाय हीलो हम जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे आके उसको वेंटिलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, लाइकवाइज, थैंक यू। ये वार्डरूम भी है जिसको ऑफिसर लॉन्च भी कहते हैं। यहाँ पर आए हम मुख्तलिफ किस्म की ब्रीफिंग्स भी यहाँ पर की जाती हैं, प्रेजेंटेशंस भी की जाती हैं, और इस तरह की कोई बड़ी सेरेमनी होती है तो वो भी यहाँ पर की जाती है। इसको कहते हैं ब्रिज, कहते हैं ब्रिज इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जहाज़ को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से जहाज़ की मशीनरी कंट्रोल की जाती है, और जो जहाज़ की जो जिस रूट पे उसको लेके जाना होता है वो यहीं से कंट्रोल की जाती है। जहाज़ के ब्रिज पे काफ़ी हमारे पास लेटेस्ट नेविगेशन इक्विपमेंट फिट है, जिसके अंदर लेटेस्ट रडार्स हैं, मशीनरी कंट्रोल्स हैं जो बड़े एडवांस लेवल के हैं। यहाँ पर हर किस्म की नेविगेशन एड फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो जहाज़ को सेफली स्टीयर करने में एक जगह से दूसरी जगह जब इंतकाल किया जाता है तो उसके मददगार होती है। हाँ, इंतकाल से मुराद मुंतकिल होना है भाई, बता दो। अच्छा, तो वो जो हम तस्वीरों में देखते हैं वो तो इतना बड़ा वो, तब ये नाउ इट हैज कम टू नहीं, अभी देखिए अब वो पहले ज़माने में होता था बड़ा सा व्हील, अब उसके लिए ज़रूरत नहीं, अभी छोटा व्हील काफ़ी। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है जो यहाँ के जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो पीछे आपका जो रडार होता है उस तक कम्युनिकेट करता है, और जहाज़ को टर्न करना है आपने राइट पे लेफ्ट पे जो भी मेंटेन करना है वो यहाँ से किया जाता है। ये जहाज़ का फोक्सिल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट, ये हमारे वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स लगे हुए हैं, ये उसके हमारे वर्टिकल लॉन्च जी मिसाइल्स हैं, इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। जी, ये सुपर रैपिड गन है हमारी, और ये 1 मिनट में 120 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। जी। और ये क्या इसकी रेंज का कुछ है? इसकी 15 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो हमारे यहाँ पर ऊपर जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये हमारा मेन सर्वेलेंस रडार है, जो कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त रेंज है, लॉन्ग रेंज 3D रडार है। और इस रडार की खुसूसियत ये है कि ये एनिमी के जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं उसमें इसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी। इस जहाज़ पे फायर कंट्रोल रडार्स भी हैं जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को बड़ा इफेक्टिवली दूर से पकड़ के और उसकी तरफ हम अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं और वो उनको इंटरसेप्ट करते हैं। अब और ये शिप्स
मैंने भी सुना है कि ज़ाहिर दुनिया के जब मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे होते हैं तो एक तरीके से पूरी दुनिया में या जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ ये मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ये सारे। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान नेवी का ये एक यूनिक ऑनर भी है कि हम 2007 से अमन एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं और इसके अंदर चाइना, रशिया, यूएस, वेस्टर्न नेवीज़ के और हमारे रीजनल नेवीज़ के शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस पार्टिसिपेट करें। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। जो 6 सितंबर को जो तकरीब हुई है सदर पाकिस्तान भी जिसमें थे और नेवल चीफ भी थे, जिसमें 2 जहाज़ों की इंडक्शन हुई, जिसमें से एक पे हम खड़े हैं PNS बाबर और ये दूसरा है PNS हुनैन। तो ये आप बिल्कुल सामने खड़े, तो बड़ी हिस्टोरिकल जगह पे खड़े हैं इस वक्त। अब हम जाते हैं दोबारा उसी जगह पे जहाँ से हमने शुरू किया था, फ्लाइट डेक कहते हैं जिसको, और वहाँ पर ज़रा हम पाकिस्तान नेवी के साबिका आला तरीन ओहदेदारान में से एक से बात करेंगे और पाकिस्तान नेवी से मुताल्लिक़ ज़रा कुछ बुनियादी मालूमात और कुछ मासूमाना सवालात करेंगे। तो हमारे साथ इस हवाले से बहुत ही एक रेलिवेंट शख्सियत मौजूद है। मैं खुद भी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक ऐसे शख्स की हैसियत से आया हूँ जो कि जानना चाहता है अफवाज पाकिस्तान के इस शोबे के बारे में, आज का जो दिन है उसके बारे में, आज के दिन का जो तारीखी पस मंज़र है यानी 6 सितंबर तक जो कहानी जाती है उसके बारे में। सो कैप्टन रिटायर्ड अहमद ज़हीर साहब है जो कि बहुत ही मुतल्लिका शख्सियत इस हवाले से। वो यूँ कि हिस्ट्री और आर्काइव सेंटर जो है यानी कि जो एग्जैक्टली इसी चीज़ से मुतल्लिका जो शायद सारे मामला देखता है तारीख़ के, आर्काइव के, उसके सर डायरेक्टर रहे। 30 साल की 3 दिहाइयों की आपकी सर्विस रही है और ऑपरेशन ब्रांच नेवी से वाबस्ता रहे कैप्टन रिटायर्ड अहमद ज़हीर साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर अगर बिल्कुल आगाज़ से मैं जानना चाहूँ तो ये 1965 तो ज़ाहिर है बाद में आया, अगर मैं आपसे पूछूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में नेवी का पहला बाकायदा ऑपरेशन, क्या 65 तो हमारे जहनों में फिर भी महव है ना, पढ़ते रहते हैं, उससे पहले भी कोई था, कोई पहला बाकायदा ऑपरेशन कब था और वो क्या था? बिल्कुल, देखिए जब 1947 में पाकिस्तान बना है, सही है, तो वी वर द सीनियर सर्विस, राइट। आर्मी से पहले नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स सीनियरिटी थी और कराची में नेवल हेडक्वार्टर भी था, सीट ऑफ गवर्नमेंट भी यहीं थी और नेवी के साथ बहुत ताल्लुक था, राइट। तो आप अगर हिस्ट्री देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो आइलैंड्स के अंदर 97% पॉपुलेशन मुस्लिम की थी। ओके। और एज पर दी ये जो बंटवारा होना था रेड क्लिफ अवार्ड, उसके अंदर ये था कि जी जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान को, ठीक है। अकॉर्डिंगली 97% पॉपुलेशन वाले एरिया वो सपोज टू ज्वाइन अस, लेकिन वीर भाई पटेल साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, ये तो सिर्फ जो लैंड कंटिजेंस एरियाज हैं वो इनके साथ आएंगे, आइलैंड का फर्क नहीं होगा। जब पता लगा लियाकत अली खान को, तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जो पहला सिग्नल नेवी को, या पहला मिलिट्री सिग्नल जो उन्होंने बनाया वो नेवी को बनाया और उसमें उन्होंने नेवी का एक जहाज़ भेजो लक्षद्वीप आइलैंड, और एक हमारा जहाज़ तंजानिया में था, वो जहाज़ को वहाँ से कहा और आप पहुँचे और लक्षद्वीप आइलैंड को आप टेक ओवर करें, बिकॉज दे आर सपोज टू बी, वी शुड कम टू देयर हेल्प। तो ये एक ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 2, वी आर अगेन ऑन रिकॉर्ड, हमने उसको छोड़ा नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ को जो हम आज बात करते हैं, 47 में जब जूनागढ़ की बात हुई है, जब इंडियंस ने उसको एनेक्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान नेवी के जहाज़ से बलूचिस्तान और सिंध ये गए, यहाँ से उन्होंने वीट कैरी किया और दूसरे राशंस कैरी किए, बिकॉज पूरा आइलैंड जो एरिया था उसको उन्होंने इंडियंस ने सील कर दिया था। तो वी स्टार्टेड डूइंग दोज ऑपरेशंस। 1947 से दास्तान शुरू हो जाती है, उस वक्त से, पाकिस्तान के क़याम के बाद से, जी बात से, जी उसके बाद 65 आ जाती है। 8 सितंबर यौम बहरिया, ये क्यों मनाया जाता है, मतलब 8 सितंबर की क्या तारीखी अहमियत क्या है? ये 1965 की जो जंग थी उसके अंदर 8 सितंबर वो दिन है जब हमारी नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने अपने से एक 3 गुना बड़ा दुश्मन के ऊपर हाथ डाला। भारत साइज के एतबार से मल्टीप्लाई बाय 3। जी बिल्कुल, और ऐसा दुश्मन जिसने
उससे 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन गोवा को एनेक्स कर लिया था इंडियन ने, और वो इंडियन नेवी का बड़ा उसमें काम था। और ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि उन्होंने हर किस्म की कोशिश की थी कि रन ऑफ कच्छ ऑपरेशंस के अंदर भी इंटरफियर करें। तो ये सब हम जानते पूछते, हमने जो कायदे आज़म ने कहा था करेज और डिटर्मिनेशन और फोर्टिट्यूड, उसको हमने अपने नज़रिए में रखते हुए हमने फैसला किया कि नहीं, जो हमको काम मिला है वो करना। क्यों किया हमने? इसलिए किया बिकॉज कराची उस ज़माने में जब जंग शुरू हुई है 6 तारीख, तो उस 6 तारीख को सुबह को 6 बजे पहला अटैक जो कराची के ऊपर हुआ था वो हवाई जहाज से हुआ था, और वो एक इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाज था। सही है। और एयर हेडक्वार्टर ने नेवल हेडक्वार्टर को फ़ोन किया, और वहाँ से एयर मार्शल अख्तर साहब होते थे, उन्होंने कहा कि साहब इसका कोई बंदोबस्त करें, एक रेडार है जो कि द्वारका के मुकाम पर लगा हुआ है, और वो और द्वारका की लोकेशन क्या है? क्योंकि ऑपरेशन द्वारका बहुत मशहूर है ना। हमसे 210 मील दूर पाकिस्तान और कराची से साउथ वेस्ट 210 मील दूर जी, वहाँ पर वो लोकेशन था। वहाँ पर इंडियन हवाई जहाज पहले आते थे, रेडार पे उसको एक रेडार उसको लेता था, और फिर रेडियो बीकन के थ्रू उनको गाइड करता था कि वो जाए और कराची पे हमला करे। तो उन्होंने कहा जी हमारी जो एयरफोर्स है इस वक्त बहुत मसरूफ़ है आर्मी के ऑपरेशंस के साथ अप नॉर्थ, ये साउथ के लिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेयर एयरक्राफ्ट ओके फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसके इस रेडार को आप नॉक ऑफ करें। ओके, एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट वी डिड। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था। हाँ, कि जिसके लिए मशकें जारी हो और ये हाँ, जिसके लिए आपने मशक की भी हो, आपने कुछ ऐसी बात नहीं थी। 6 तारीख को ये एक्शन हुआ है, नेवल हेडक्वार्टर ने फैसला किया, उन्होंने कहा साहब एक जहाज भेजे। उस जमाने में तो कंप्यूटर वगैरह नहीं था, वो सारा सिस्टम नहीं था। उन्होंने कहा जी आएँ और यहाँ से हमारे से रिटन ऑर्डर्स ले जाएं और लेके जाएं, और 7 और 8 की रात को, 8 की सुबह को मिडनाइट के बाद ये एक्शन करना है आपने, और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था। और आप गए, हमारे जहाज में से किसी जहाज ने ये नहीं कहा कि मेरे पास तेल कम है, मेरी ये चीज़ की कमी है, तैयारी नहीं है, या मेरी तैयारी नहीं है। वो अपनी फुल तैयारी के साथ वो गए, दुश्मन की वाटर्स में गए, उसके कोस्टल एरिया में गए, और ये जानते पूछते कि उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, उनके पास 3 नए जहाज हैं जो उन्होंने 1962 में खरीदे थे। हमारे पास तो सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जहाज थे। तो ये करेज की बात थी, और ये प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस था हमारी फोर्स के अंदर, एक मोराल का ये हाई स्टेट था। उन्होंने कहा साहब ठीक है। सो ये ऑपरेशन द्वारका तकरीबन ये कितने घंटों या दिनों पर मुहित था रफली? थैंक्स टू गुड प्लानिंग, इसके अंदर सिर्फ था कि जहाज हमने जगह आइडेंटिफाई की और उसको ट्रीटमेंट देना था, और वो ट्रीटमेंट हमने उसको इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स पास्ट मिडनाइट, 8 मिनट में 365 ग्राउंड 26 तोपों ने नेवी की उस पर गिरा दिए। विदाउट एनी कैजुअलिटी? विदाउट नो कैजुअलिटी, कोई ह्यूमन, नोबडी केम आउट। इंडियन बाहर निकल के ही नहीं आया। अच्छा, हाँ, और वापस ही चला गया जी। हालांकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो आ सकते थे, हवाई जहाज भेज सकते थे, लेकिन कोई चीज़ नहीं आई, और हमने वो जाके ऑपरेशन किया। उसके बाद दे कुड हैव सेंट शिप्स, लेकिन दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। एज ए ले मैन के जब हम इस तरह के, यानी आज भी हम ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम इस एतबार से कि PNS बाबर में या किसी भी शिप में होने वाला पहला एक बाकायदा प्रॉपर टॉक शो है, तो यानी एक आम आदमी के लिहाज से जब ये लोग ये सब जहाज़ जाते हैं डीप सी में, तो ये कितने दिनों के लिए जा रहे होते हैं, क्या होता है? देखिए मुख्तलिफ होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द शिप एंड टाइप ऑफ द ऑपरेशन। ठीक, लेकिन मैं सिर्फ ये कैसे इस बात को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि समंदर हमारी एक बहुत बड़ी एक एसेट है। 180 कंट्रीज़ के अंदर हमारे सिर्फ 90 कंट्रीज हैं जिनके पास समंदर है। दुनिया के आधे ममालिक में नहीं है जो और हमारे पास ये है, और चीपेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।
तो इसलिए हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं और हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो डिपेंड करते हैं कि किस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 7 days एट सी फॉर एन एक्सरसाइज करने के लिए, या आजकल हमारी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स हैं, हमारी पार्टिसिपेशन है अमेरिकन नेवी के साथ, महीनों के लिए चले जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सो नेवी से मुताल्लिक कुछ बहुत बुनियादी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैसल रसूल लोधी साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, और उन्होंने सर्व किया है नेवी को 4 दहाइयों से ज़्यादा, 41 ईयर्स के लिए, और फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे आप। तो ऑफकोर्स हमें बड़े कुछ बुनियादी सवालात मासूमाना अंदाज में उनके जवाब मिल सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। ये फील ऑनर्ड कि ये यौम बहरिया नेवी डे, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखें, नेवी डे एज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, तो हम सबको मालूम है कि हमारी एक संगे मील की हैसियत रखता है हमारी नेशनल हिस्ट्री में। हम सबको फख्र है इस दिन पे। बट आई सी इट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। ओके। मेरे ख्याल में ये एक वो अंग्रेजी में तो रीअफर्मेशन कहते हैं, बट तजदीद ईमान सबसे पहले। अच्छा। ये वो दिन है जहां हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, और हम होते भी हैं, कि उसने हमें बहुत सारी नेमतों के साथ आज़ादी की नेमत से नवाजा, और उसके बाद हमें सलाहियत और हमें इस्तिताअत अता फरमाई कि हमने 75 साल से इसका तमाम चैलेंजेस के बावजूद इस आज़ादी को इंश्योर करके, मुल्क की सालमियत को इंश्योर करके रखा है, कुर्बानियां दी। लेकिन ये कुछ भी मुमकिन ना होता अगर अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होती। तो वी शुड ऑलवेज बी थैंक्सफुल टू ऑल माइटी अल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग। दैट इज वन। करेक्ट। दूसरा, ये तजदीद वफा है मेरी दानिश में, हमारे शुहदा के साथ, हमारे गाजियों के साथ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिन्होंने इंतहाई एक्सटेंसिव करेज, बहादुरी डिमॉन्स्ट्रेट की और अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को उनके दांत खट्टे किए और मुल्क की सालमियत इंश्योर की। तो हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं ये दिन में ना के कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी आपको नहीं भूलेंगी। सही है। दैट इज नंबर 2। थर्ड इज इन माय व्यू तजदीद अहद, जो एक कमिटमेंट है अफवाज पाकिस्तान की हमारे अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ, कि हम इसी तरह मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हमेशा देते रहेंगे, कभी उससे गुरेज नहीं करेंगे। एक तासुर है कि जनाब नेवी इसलिए कि जनाब जिस तरह अफवाज के मुख्तलिफ शोबे हैं, तो इसमें नेवी वो शोबा है कि अगर जो कि समंदरी हुदूद में अगर कोई जंग या जंग जैसी सूरत हाल हो तो उससे निपटने के लिए, क्या ये वाहिद एक काम है नेवी का? या अगर मैं पूछूं मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दिहाइयों में बाकायदा जंग तो नहीं भी, और उसका अब हम देखते हैं कि जो समझ में आता है वो आम तौर पे उसका तो रुझान कम ही होता जा रहा है, एक कन्वेंशनल वॉर जो समझी जाती थी। तो क्या नेवी का उस बाकायदा जंग, यहाँ से एक तोप चल रहा है, वहां से एक गोला चल रहा है, यहाँ से मिसाइल, उसके अलावा भी ड्यूटीज होती हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। मैं नेवी, अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देखें और पूरी दुनिया की नेवीज के रोल्स और फंक्शंस को इवेल्युएट करें, तो ये शायद वाहिद शाख है आर्म्ड फोर्सेस की जिसकी अदर देन वॉर ऑपरेशंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशनली एक तरह से यूं कहें कि डॉक्यूमेंटेड है। इनका नाम ही ऑपरेशंस अदर देन वॉर है। अच्छा। और इसके अंदर एक होल पूरा स्पेक्ट्रम है ऑपरेशंस का, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी हैं, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ये जो बहरी कजाकी है इसके अगेंस्ट जो ऑपरेशंस आप करते हैं, इसमें इलीगल ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो ऑपरेशंस आप करते हैं, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स की भी है, नारकोटिक्स की भी है, आर्म्स की भी है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जंग या जंग जैसी सूरत हाल तो नेवी की कई जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है, ना कि वाहिद जिम्मेदारी, तो ये कहना ठीक होगा? थोड़ा सा मैं चेंज यूं करूंगा कि वो तो एक बुनियादी जिम्मेदारी है ही है ना। इसके साथ साथ नेवीज आर एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री।
So there are a lot of international engagements which we do. इसको जरा समझाएं, यानी कि यानी किसी भी मुल्क के, हम चलें पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के खारजा उमूर का पाकिस्तान के पानियों से क्या ताल्लुक है, कैसे ताल्लुक है? ये एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि खारजा उमूर के हम अलम बरदार हैं। अच्छा। ये जो जिस जहाज पे आप बैठे हैं, हाँ। ये सॉवरेन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है। सही है। जब ये जहाज किसी और मुल्क में जाता है विजिट के लिए भी, डिप्लॉयमेंट के लिए भी, तो समझे पाकिस्तान का एक टुकड़ा वहां पे जाता है। हाँ। ये वहां पे एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ये जहाज और इसका क्रू काम करते हैं। उसमें हम उनकी फौज के साथ, उनकी नेवी के साथ एक बायलैटरल, दो तरफी हमारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उनके साथ एंगेजमेंट्स होती हैं। फ्लैग शोइंग तो एक पर्पज है, लेकिन ताल्लुकात जो एक आपके बायलैटरल हैं, उनके अंदर बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एक मोबाइल सिफारत खाना है। ये मोबाइल सिफारत खाना, बिल्कुल आपने, आई थिंक दैट्स अ वेरी करेक्ट टर्म यू हैव यूज्ड। इसके अलावा हम और मिशंस के लिए भेजते रहते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में तकरीबन 8 या 10 हमारे जो पार्टनर कंट्रीज हैं, पिछले कोई 6 साल में आई थिंक कोई 3 मौके पे हम जहाज वहां भेज चुके हैं। एक हॉस्पिटल शिप भी हमने भिजवाया वहां पे 6 से 7 मुल्कों में जहां जरूरत थी। वहां मेडिकल कैंप्स हमने, और हजारों की तादाद में पेशेंट्स को वहां पे देखा गया। उसके बाद रिलीफ गुड्स हमने भेजी नाइजर में और बेनीन में। हमने 1000 टन रिलीफ गुड्स जब वहां जरूरत थी तो वहां भिजवाई। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ में तो बड़ा ट्रेडिशनल रोल है नेवी का। सुनामी 2004 था, उसमें हमारे ही जहाज से वहां तकरीबन 400 के करीब फॉरनर्स को आज तक वो लोग याद रखते हैं, माले से इवैक्यूएट किया। कतर में अभी जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे जहाज ने प्रोवाइड की। हालांकि और भी बड़े सारे लोग ख्वाहिशमंद थे, इंक्लूडिंग आवर नेबर्स, बट डिप्लोमेटिकली आई थिंक आवर फॉरेन ऑफिस, आवर डिफेंस विंग्स डिड अ गुड जॉब, और हमारे जहाज ने वो बिड विन की, और वी एक्चुअली वेंट देयर एंड इंश्योर्ड दी सीवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ दैट इवेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यानी जंग के अलावा बहुत सारे उमूर हैं जिसमें खारजा उमूर भी आता है। एक और मैं सवाल करूं, अगर कि हम अपने रोजमर्रा के प्रोग्राम्स में भी ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स का डिस्कशन उमूमन पाकिस्तान की सियासत के गिर्द या इन चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन कोई भी बात से इनकार नहीं कर सकता कि मईशत से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आम आदमी को एट द एंड ऑफ द डे इससे ज़्यादा फिक्र है कि भाई मेरे जेब में कितने पैसे हैं, इससे मैं ये बिल अदा कर सकता हूँ या नहीं, ये काम कर सकता हूँ या नहीं। ये जो सारे जो ऑपरेशन हैं नेवी के, पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने में या इसको बेहतर करने में, यानी इसका इससे भी कोई ताल्लुक है या ये अलग, अगेन तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? ये बड़ी आई वुड से इंटरट्वाइनिंग नेचर है इसकी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी की। सही है। अगर सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है तो उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल। हाँ सही है। और मैंने इसलिए पूछा कि एक टर्म मैंने बहुत सुनी है, ब्लू इकोनॉमी। क्या इसको, हाउ डू वी डिफाइन दिस ब्लू इकोनॉमी, क्या मतलब है? ब्लू इकोनॉमी इज इन वेरी सिंपल टर्म्स, जो समंदरी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज। अच्छा, अब समंदरी रिसोर्सेज क्या क्या है? हाँ, सही। मछली तो है ही है, सबको पता है, बट देन देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर पार्ट ऑफ सी। अच्छा, वो उस सेंस जिसमें मिनरल्स भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, कोस्टल टूरिज्म है, इसके अंदर जो शिपिंग पोर्ट्स का फंक्शन आ जाता है, कोस्टल डेवलपमेंट आ जाती है, ये तमाम शोबे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ऑलराइट। क्योंकि लैंड पे आपके रिसोर्सेज ओवर द ईयर्स कम होते जा रहे हैं। सही। और इसलिए फिर आपको समंदर पे देखना पड़ रहा है कि किस तरह, अभी तो रिन्यूड एनर्जी बहुत सारे मुल्कों में इट इज बीइंग गेन्ड थ्रू रिसोर्सेज एट सी। समंदर पे ब्रीज चल रही होती है, बड़े आइडियल प्लेटफॉर्म है सी। यहाँ पे आपकी जो वो टर्बाइंस लगा के, विंड टर्बाइंस, एंड यू कैन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जी। बात ठीक है टेक्निकली क्या कहना कि हालिया तारीख में दुनिया की जो जितनी भी प्रोग्रेसिंग इकोनॉमीज हैं उनमें अक्सरियत में पानियों ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ये फैक्चुअली करेक्ट बात है? ऑल डेवलप्ड एंड थ्राइविंग इकोनॉमीज हमसे थोड़ा सा पहले उन्होंने अंडरस्टैंड किया इसकी इंपॉर्टेंस को, और वो हमने भी किया है अपनी जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक, और कोशिश कर रहे हैं। नेवी का इसमें रोल, एज यू वुड नो, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एज पर द नोटिफिकेशन, वजीर आजम पाकिस्तान के, ये वजीर आजम पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइजर हैं ऑन ऑल दीज इशू। एंड हैविंग सर्व्ड इन द नेवी फॉर सो मेनी इयर्स, 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो जितने चीफ हमारे गुजरे हैं, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू
प्राइमरीली तो हमारा आपको लगता है वहां से भी रिस्पांस आइडियल है, इसमें अभी और बेहतरी आ सकती है? बहुत नहीं, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन ये है कि रिस्पांस हमें हमेशा मिला अल्हम्दुलिल्लाह, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट है। करेक्ट। और उस रिस्पांस के नतीजे में कुछ चीजों में हमने प्रोग्रेस भी की है। सबसे पहले तो हम मैरीटाइम अवेयरनेस पाकिस्तान में, हम नेवी कहा करती है बड़े अरसे से, देयर इज अ सी ब्लाइंडनेस, लोगों को पता ही नहीं है समंदर क्या है। उस पे हमने बड़ी कंसिडर्ड एफर्ट पिछले कोई 2 दहाइयों से की है, और लेक्चर्स के थ्रू, लोगों को एंगेज करने के थ्रू। अभी कोई पिछले 7-8 साल से हम एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप करते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम बुलाते हैं, एंड वी टेल देम व्हाट इज नेवी, what is the maritime sector, how it is expanding, what are the potential areas, maritime security कैसे करते हैं, and so on and so on. मईशत से ज्यादा अहम कई हवालों से कोई भी और मौजू नहीं है। तो अभी हम मईशत की बात करते हैं तो जाहिर हम कहते हैं कि जनाब वो मईशत, तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारे यहाँ अगर मैं इसको अगर बहुत ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो पाकिस्तान को अगर जाहिर है हमारी मईशत ने अगर फरोग पाना है तो दरामद और बरामद का बहुत अहम इसमें किरदार है, कलीदी किरदार है। तो उसमें हमारा कितना फीसद रफली पानियों के जरिए सामान जाता या आता है अंदाजन? अच्छा, यू विल बी अमेज्ड टू नो, ये पहले भी शायद फिगर कहीं आया होगा, 90% हमारा ट्रेड जो है वो पानी के, बिकॉज डोंट टेल मी 90%? जी 90%। सी ट्रेड एज ए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अनडाउटेडली समंदर से ज्यादा चीप तरीका कोई नहीं है। ओके, इट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स। जो आजकल वो रोड़ा भी रो रहे होते हैं सबके जनाब, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। अच्छा, लेकिन आप उसमें आप देखें ना कि हमें तकरीबन $4.5 to $5 बिलियन का फ्रेट देना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास अपने मर्चेंट शिप्स नहीं है। वी हैव सम 12-13 के करीब हमारे, बट वी डोंट हैव इनफ टू केटर ऑल ऑफ आवर नॉट एट ऑल ट्रेड, नॉट एट ऑल। मेजॉरिटी ऑफ आवर ट्रेड जो है दैट इज बीइंग, हम फ्रेट चार्जेस देते हैं। फॉरेन कंटेनरशिप तो है ही नहीं हमारे पास। सो अगेन यू आर टेलिंग मी कि पाकिस्तान की तिजारत का 90% जिस मोड पे मुनहसर है, यानी कि पानियों पे, तो जाहिर है अगर पानियों पे जाना है तो किस तरह जाना है, वो जहाजों पे जाना है, वो हमारे पास इनफ जहाज नहीं है। तो वो फिर हम अगर अगेन मैं बहुत ही कॉमन टर्म में कहूँ तो हम लेते हैं दूसरे ममालिक से, उसकी फिर हमें कॉस्ट पे करते हैं। तो नंबर ऑफ शिप्स हमारा बहुत बेहतर होना चाहिए। इस पे कुछ गवर्नमेंट्स को हमने भी सेंसिटाइज किया, कुछ एफर्ट हुई भी है रिसेंटली, लेकिन अगेन इट्स नॉट एट ऑल इनफ इफ यू आस्क मी। सिमिलरली ऑयल हमारी इंपोर्ट जितनी आ रही है, ऑयल तो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, तो सारा शिप से ही आता है। अच्छा, अब यही चीज जब जंग या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कोई आएगी, इवन रीजन में कोई जंग हो गई, फॉर इंस्टेंस अभी आजकल हम बहुत जिक्र भी सुन रहे हैं ईरान और इजराइल और यूएस के जो स्ट्रेंड रिलेशंस हैं, इसका असर या इसका इफेक्ट जो है, इसका वो समंदर के ऊपर इसकी आफ्टर शॉक्स आएंगे। और चूंकि अगर वो कंटेनर हमारा अपना नहीं है तो वो डबल उसके चार्जेस अगर बढ़ गए तो मैंने फिर वो पे करना है। ओके, तो ये सब रिलेटेड। इसमें हमने नेवी ने जो एक और जो पाकिस्तान की मैरीटाइम पॉलिसी इस वक्त इंटैक्ट है, वो कोई 2006-07 की बनी हुई है, उसमें नेवी ने काफी इनपुट अपनी दे के उस वक्त ड्राइव किया था। उस टाइम के हिसाब से वो शायद ठीक थी। बाद में हमने बहुत एफर्ट की, इफ यू आस्क मी, कि ये रिन्यू करें, इसको नया बनाएं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू इन आवर व्यू टू बी चेंज्ड। तो उसमें हतमी अथॉरिटी कौन होता है उसमें? मैं इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है, उसमें हम एक चीज प्रपोजल दे सकते हैं। हम प्रपोजल देते हैं। तो हमने एक प्रपोजल दिया 2018 में, हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारी दानिश में एक प्रपोजल था 2018 में, कि भाई प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट हुआ जाके, एंड इट वाज अप्रूव्ड। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है उसको भी हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो देयर आर अबाउट 9 मिनिस्ट्रीज, different ministries as per the 1973 rules of business, who deals with the various sectors of maritime. अच्छा, वो काम में सिनर्जी लाना तो बड़ा मुश्किल है ना, जाहिर है। तो हमने उस प्रपोजल में कहा था कि जी इसमें थोड़ा सा इसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है, चैनलाइज कर लें, डिसिप्लिन कर लें जरा, और सबसे पहले मोमा इटसेल्फ को रिफॉर्म भी करें, उसको स्ट्रेंथन करें, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो वो हो गया, वो अप्रूव भी हो गया। उसमें एक कमेटी बनी जो हेडेड बाय देन मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, नेवी से उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। वो आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो बनी हुई है, मतलब ऑन पेपर इट्स देयर। उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ, बहुत ज्यादा काम उस डायरेक्शन में नहीं जा सका। अभी आई थिंक आई हैव हर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें दोबारा उन्होंने काफी सारे वेरी इंटरेस्टिंग और मतलब कुछ बड़ी हैरानकुन इसमें बातें भी हैं। कुछ बातें ऐसी इसमें मुझे खुशगवार हैरत हो रही है, कुछ में मुझे वैसे हैरत हो रही है कि अगर हमारी
तिजारत का 90% जिस चीज में मुनसर है उसमें में हमारे पास इनफ कंटेनर्स ही नहीं है और हम दूसरों पे निसार कर रहे हैं। बट दिस इज वन सेक्टर वी आर टॉकिंग लाइक फिशरी। देयर आर स्टडीज, हमारा कोई 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है हमारे वाटर्स का। जो रीजनल कंट्रीज हैं वो तकरीबन इसी रेंज में उस पोटेंशियल से फायदा भी उठा रही हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। हम तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी वजह तो जानने की जरूरत है ना, जाहिर है कि भाई फिशरी में क्या मसाइल हैं, आपकी बोट्स ठीक नहीं है, आपकी स्टोरेज क्यों हमारे साथ ही मुल्क लगा हुआ है वो उससे ज्यादा पोटेंशियल वो कर रहे हैं और हम क्यों नहीं। इसी तरह शिप ब्रेकिंग की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो गिडानी शिप ब्रेकिंग आपने सुना होगा, इसकी जो बेल्ट है जहां पे शिप आके बीच करते हैं, ये अल्लाह ताला ने ब्लेस करके इसको उस तरह बनाया है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। एंड इन 1980s, इफ आई डोंट रिकॉल इनकरेक्टली, वी वर एट द टॉप। हमारे पास सबसे ज्यादा जहाज शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में आते थे। ओके। नाउ वी आर नंबर 3 और 4। बांग्लादेश एंड इंडिया हैव सरपास्ड अस। हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैसल रसूल लोधी साहब मौजूद हैं। हम वैसे बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ट्रिकी भी है, चैलेंजिंग भी है, उसके अपने प्लस भी हैं और माइनसेस भी हैं। सेम गोस फॉर नेवी एज वेल कि इंडिया का अलग एक मामला है, यानी हम क्या पानियों के एतबार से भी स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि बहुत ट्रिकी है, जिसके अपने मुज़मिरात या फवाइद हो सकते हैं। वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिस तरह हम कहते हैं, पाकिस्तान इज प्लेस्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 सिविलाइजेशंस, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड साउथ एशिया। उसके अलावा लॉट ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड, दुनिया का चौथा हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन्स का है वो इस रीजन में है। 21 मिलियन टन डेली, 21 मिलियन टन बैरल्स ऑफ ऑयल, 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ से गुजरता है हमारे स्टेट ऑफ होर्मुज़ का, जो कि 25% है। 25 से 30%। अच्छा। LNG इज अबाउट 1/3। तो ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, सही है। अगर इसको उस सेंस में देखें तो बहुत फायदे हैं इसके। ऑफ कोर्स अभी जैसे सीपैक आ रहा है, गवादर पोर्ट की एक सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सही है। चाइनीज उसी को इंशाल्लाह हमारे साथ मिलके दे विल बोल्स्टर दिस एंड इट विल गेट ऑपरेशनलाइज सून, और इसके दोनों के लिए फायदेमंद होगी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो यही है, गवादर के थ्रू है, समंदर का जो शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है। बट दीज आर दी गुड पॉइंट्स। हाँ। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये मोहल्ला इतना अच्छा भी नहीं है। सही, इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। इसके अपने बहुत चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस तो इसके बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ट्रू एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म जो अभी हम आज की तारीख में देख रहे हैं, तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए लेमैन तो बिल्कुल फेल्ड है। हाँ। इतनी शेमलेस एट्रोसिटीज गाजा में, इससे बड़ा जेनोसाइड इतना शेमलेस तरीके से जो हो रहा है, वेयर इज द इंटरनेशनल ऑर्डर? हाँ, सही। बिल्कुल ऐसा। सेम एंड इवन मोर इंटेंसिटी या उसकी एक्सटेंट कह लें, कश्मीर में कितने सालों से एट्रोसिटीज हो रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। तो ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा प्रूवन टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक दे से इंटरेस्ट इज डिफाइंड बाय पावर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस सारे कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल में जो मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, कायद-ए-आज़म हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको हम सबसे बेहतर समझा। ओके। तो इन हिज फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान नेवी ऑन 11 जनवरी 1948, ओके, PNS दिलावर इधर कराची में हमारी यूनिट है, तो उन्होंने एक स्पीच की काफी लंबी और बहुत अच्छी। हाँ। उसमें ही मेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो उन्होंने ये कहा कि वीकनेस एंड डिफेंसलेसनेस इट इनवाइट्स एग्रेशन। तो आप कमजोर हैं तो आपकी कोई जिंदगी नहीं है। और उन्होंने कहा हाउ कैन यू ओवरकम दिस? यू कैन ओवरकम दिस ओनली बाय गेटिंग स्ट्रांग। सही। बट एट द सेम टाइम ही वाज वेरी वाइज, परहैप्स द वाइजेस्ट इन आवर हिस्ट्री। उनको पता था ग्राउंड रियलिटीज का भी, तो उन्होंने कहा स्ट्रांग डज नॉट मीन
you have to be big. Okay. So he also emphasized to the Navy and the armed forces at that time and to the nation that you have to cater for the smallness of your size with courage and selfless devotion. क्या so अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, मेरी एक तालिब इल्म की हैसियत से 40 साल इधर नेवी में काम करके मेरे ख्याल में दिस इज सेंट्रल टू आवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आवर मिलिट्री स्ट्रेटजी, और इसी पे तीनों अफवाज ने काम किया है। हमें किसी के साथ आर्म्स रेस में जाने की जरूरत नहीं है, हमें रिसोर्सेज कम हैं, फिस्कल स्पेस हमेशा कम होती है, उसी के अंदर रहते हुए अच्छी चीजें खरीदें, कम खरीदें, वी कॉल इट फोर्स मल्टीप्लायर्स। उसके बाद इंडिजिनस एफर्ट्स बहुत चलती रहीं, तीनों आर्म फोर्सेस की, नेवी की भी, और एक साइजेबल और क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों आर्म फोर्सेस, नेवी आल्सो इंक्लूडेड, वी कंटिन्यू टू मेंटेन। मेरी इस हवाले से ज़ाती तौर पे भी कुछ सरबराहान मुमलिकत से बातें हुई हैं। वैसे हम पढ़ते हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हम जाते हैं तो हम देखते भी है कि वहाँ की मईशत में टूरिज्म भी बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, सियाहत। क्या मैरीटाइम टूरिज्म में भी इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी इकोनॉमी में एक अच्छा तगड़ा किरदार अदा कर सके? इस मैरीटाइम टूरिज्म में हमारी सोच से ज्यादा का पोटेंशियल है। अगर आप कोस्टल एरियाज में, आई विल इनवाइट यू टू गो एंड सी द बीचेस व्हिच वी हैव। मैंने बाहर के ममालिक में भी देखी हैं। आप यकीन करें वसीम कि हमारे जैसी बीचेस कोस्ट के साथ साथ अगर आप चलते जाएं, इससे बेहतर बीचेस कहीं नहीं। Somehow, unfortunately, we have not been able to, invest into that field. इसके अंदर पोटेंशियल भी इंतहा है, लेकिन आपने एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी तो आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू, बट देन देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, जिसमें आप मार्केटिंग भी करेंगे, जिसमें लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे ये बीच है, ये आपकी वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये आपकी फिशिंग की, डाइविंग की, डीप सी डाइविंग लोगों ने रखी हुई इतनी। तो पोटेंशियल बेइंतहा है। ब्लू इकोनॉमी का ये बड़ा एक फोर फ्रंट पे, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। सही है। सो इज द केस विद और कई लेवल्स पे फिर इसका फायदा है ना, कि यानी दुनिया के कई ममालिक में हमारा इंट्रोडक्शन ही उन ममालिक का ये है कि हम वहाँ पे टूरिज्म के लिए गए हैं जनाब, और हम इसलिए हम उस मुल्क को जानते हैं। तो अगर आपके मुल्क में टूरिज्म की अच्छी फैसिलिटीज है तो बहुत सारे ममालिक के लिए पाकिस्तान का तारुफ ही वो होगा। फिर आपका इंप्रेशन पूरी दुनिया में अच्छा जाता है, ब्रांडिंग होती है, पैसे तो आते ही हैं, लेकिन कई सतहों पर बहुत सारा फायदा है ना। आपका एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करता है प्रिसाइसली, जिसके लिए हम वैसे इतना काम कर रहे होते हैं। डिस्पाइट एनीथिंग एल्स, आप ये देखें नॉर्दर्न एरियाज में हमने थोड़ी एफर्ट की है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है, तो लोग गुजर जाते हैं irrespective of everything else, और वही आपका सॉफ्ट इमेज बनते हैं। बिल्कुल सही। तो आई थिंक दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और कोस्टल टूरिज्म इज अ वेरी वेरी रिनाउंड सेक्टर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमें करना चाहिए इसके अंदर। तो कई हवालों से बहुत फायदा होगा। टुवर्ड्स द एंड, जहां से हमने इस प्रोग्राम का भी आगाज किया था, अभी हम यहाँ बैठे हैं, मेरे अकब में ये बाबर लिखा हुआ है, ये शिप है PNS बाबर, और साथ एक और शिप खड़ा है हुनैन, अगर मैं सही इस नाम लेना तो। और अभी 6 सितंबर को मैं खुद भी उस तकरीब में था कि जहाँ पर नेवल चीफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे, और ये इन 2 जहाज़ों की इंडक्शन हुई, जिसमें से हम एक जहाज़ पर अभी यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए मैं कह भी रहा था अपनी नौयत का एक अलग मुनफरिद प्रोग्राम इसलिए भी कि ये शिप पर एक टॉक शो हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या, इस शिप के बारे में बताएंगे अगेन एज ए लेमैन? हाँ जी, लेमैन मैं बताता हूँ। ये एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू शिप है। सही। दोनों ये शिप जो है बाबर, ये मिल्जिम क्लास शिप है। ठीक है। टर्की के साथ कोलैबोरेशन में हमने 4 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है। 2018 में स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न, लॉट ऑफ फायर पावर इन दिस शिप। इसकी जो कॉम्बैट या जंग लड़ने की सलाहियत है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल है। ओके। ये एक नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया हमने, जिसमें वर्टिकल लॉन्चर्स का फायदा ये होता है कि आपके मिसाइल, ये जहाज आप देख रहे हैं बड़ा छोटा सा है, हाँ। तो इसके ऊपर मिसाइल कितने लग जाएंगे, 2, 3, 4, लेकिन वर्टिकल लॉन्चर जब आप लगाते हैं यू कैन हैव मच मोर नंबर ऑफ मिसाइल्स एज यू विल सी। फिर डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स आप इसमें रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो पुराने जहाज हमारे कहीं आपको नजर आएंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे एंटीनास, लॉन्चर्स बाहर निकले हुए, जी। तो स्टेल्थ बड़ी कम हो जाती है उनकी। ठीक है। इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है। ओके। तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस। उसके अलावा इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न रेडार्स, इक्विपमेंट, तीनों वॉरफेयर डोमेन्स के, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर,
सरफेस टू सबमरीन, उनके वेपन, सेंसर्स, मैं इतना कहूंगा कि उतने ही अच्छे या बुरे जितना किसी भी मॉडर्न नेवी के। अच्छा। तो इट्स अक्रॉस द बोर्ड तकाबुल किया एनीबॉडी, आई विल से, आई विल क्लेम एनीबॉडी। सेम गोस फॉर हुनैन? नहीं, हुनैन का थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये 4 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट टर्किश के साथ कोलैबोरेशन में हमने किया था। 2 वहां बनने, ये वहां से बन के आया है, 2 यहां बन रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसके डिजाइन प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर कर लिए कर्टसी ऑफ आवर टर्किश ब्रदर्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। ओके, विच मीन्स कि वी हैव नाउ द राइट टू रेप्लिकेट एंड मेक मोर शिप्स ऑफ दिस टाइप। और उसमें से पहले जहाज पे 5वां जो कह लें आप, उस पे काम शुरू भी हो गया हुआ है। उसको हमने नाम गालिबन दिया है फर्स्ट जिना क्लास फ्रिगेट का। ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी जिसका बाद में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा बन सकता है, बिकॉज हमारे पास लीगल राइट्स हैं इसको पहली दफा बनाने के। अच्छा, जो वो दूसरा जहाज है हुनैन, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, जितने ऑपरेशंस का मैंने जिक्र किया, जिसमें अभी इनमें से एक इसी टाइप का जहाज यरमूक पहले से हमारे 9 मई को उसने इवैक्यूएशंस की हैं समंदर में। अच्छा। कोई 15 से 20 ईरानी एक फिशिंग बोट थी जिसपे शायद आग लग गई थी या कोई डिजास्टर हुआ, वो वहां से रिट्रीव करके तो ये जहाज तमाम अदर देन वॉर ऑपरेशंस के लिए भी बहुत वेल सूटेड है, जो दूसरे वाले हैं। ये हमने नेदरलैंड के साथ कोलैबोरेशन से बनाए। 2 पहले आ चुके हैं, तीसरा ये है, चौथा इंशाल्लाह अगले साल आएगा। अच्छा, इन जहाजों की एक खास खूबी ये है कि इसके अंदर हमने कन्वेंशनल, बिकॉज हम, जिसका मैंने कहा ना, कायद आज़म ने भी कहा कि स्मॉलनेस को कवर करना है, तो हम एक चीज से ज्यादा काम लेते हैं। तो ये काम ये सारे करेगा। इसके साथ इसके ऊपर मिसाइल्स भी लग गए हैं इंडिजिनस, और भी वेपन्स लग रहे हैं। तो जब जंग होगी तो इंशाल्लाह ये जंग में भी उतना ही अच्छा या बुरा पिच इन करेगा जिस तरह बाकी का जितना होगा। राइट। तो अच्छा, इन जहाजों की मैं आपको बस एक विदाउट कोटिंग फिगर्स बताता चलूंगा। इसके अंदर डिजाइन में, ये जो हुनैन वाली टाइप के हैं, इसके डिजाइन और इसकी कंस्ट्रक्शन ओवरसाइट में काफी काम किया नेवी ने। इसकी कॉस्ट एज एन एवरेज आप यूं समझ लें कि अगर तकरीबन 60% सेविंग, कॉस्ट सेविंग हमारी हुई है। अच्छा। तो अगर 100 रुपए का ऐसा जहाज बाहर मिलता है इस कैपेबिलिटी का, तो हमें 33 का। अच्छा, वाह, क्या बात। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड।